नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम गौर करेंगे 1857 की क्रांति पर। क्या दोस्तों? 1857 की क्रांति पर। चूंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही आता और आप जानते हैं कि जैसा कि देश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम 1857 की क्रांति को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस आंदोलन को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि इसे हम रिलेट कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम कितने चरणों में पढ़ेंगे इस चीज़ को देखिए। चूँकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये समझ के आधार पर बना रहा हूँ, यानी कंसेप्ट के आधार पर बना रहा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज हम समझ विकसित करेंगे कि 1857 की क्रांति थी क्या, इसका मतलब क्या था, इसका मीन्स क्या था। इट्स ओके। आप सभी जानते हैं कि 1757 से लेकर के 1757 में अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिकरण किया। अपना राजनीतिकरण का क्या अर्थ है? यानी कि 1757 में उन्होंने भारत के बंगाल को जीतने का प्रयास किया। प्लासी के माध्यम से जीतने का प्रयास किया, जीत ही लिया, यानी जीत का आगाज बढ़ा दिया 1757। यानी कि आपने देखा होगा कि जब से 1757 आया है, ये मेन है, यानी ये नींव है अंग्रेजों की। और यहां से प्रत्येक वीडियो की शुरुआत 1757 से ही होती है, प्लासी के युद्ध से, चूंकि यहीं से अंग्रेजों ने अपना राजनीतिकरण किया था। डेट्स ओके। अब 1757 में अपना साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं 1757 से लेकर के और 1857 तक, यानी करीब इसमें 100 वर्ष लग गए भारत के लोगों की जो चेतना थी उसको फूटने में। भारत के लोगों के अंदर जो आक्रोश था उसे फूटने में कितने वर्ष लग गए? 100 वर्ष लग गए। यानी कि हमारा जो देश था पहले से ही क्या था? सहिष्णु था, टॉलरेंट था। अब हम समझेंगे कि इसके पीछे का मतलब इसे कितने चरणबद्ध तरीके से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये कितने टाइप में, यानी कितने भागों में पढ़े जाएगी। यानी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण, क्या 1857 की क्रांति के कारण सेकंड है इसका शुभारंभ, यानी प्रारंभ कहां से हुआ। कारण तो ये थे और प्रारंभ ये थे। फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम विस्तार, यानी कि ये किस किस क्षेत्र में, भारत के किस किस क्षेत्र में फैली। विस्तार का मतलब है भारत के किस किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति फैली। डेट्स ओके। विस्तार के बाद में हम पढ़ेंगे इसके असफल होने के कारण। क्या असफल होने के कारण? ये सफल तो हुई नहीं थी, क्योंकि 1857 की क्रांति कुछ गलतियां थी। उसी गलतियों यानी असफल होने के कारण, वो गलतियां क्या थीं जिसकी वजह से हम अंग्रेजों की जो बेड़ियां थीं उनसे 1857 में आजाद होने की बजाय 1947 में आजाद हुए। दोस्तों समझना इस चीज को। असफल होने के कारण के बाद में है नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके प्रभाव, यानी भारत में इसने क्या प्रभाव डाला 1857 की क्रांति ने। यानी इन टोटली कह सकते हैं कि पूरे कंसेप्ट के साथ में एक समझ विकसित करने के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो दौर होगा वो 1857 की क्रांति के कारण होंगे। यानी आज की क्लास में जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण बने कि लोगों का आक्रोश फूट चुका था। लोग अब शांति से अंग्रेजों को राजनीति नहीं करने दे रहे थे। चूंकि 1857 के पीछे क्या कारण थे इसे विस्तार से समझते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के कारण हेडिंग है ये 1857 की क्रांति, यानी विद्रोह भी कह सकते हैं इसे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के कारण
इसके कारण कई थे। पहला कारण था इसका प्रशासनिक कारण, या कर लीजिए राजनीतिक कारण। आप बस देखते रहिए, आपको यही याद हो जाएगा चुटकियों में। राजनीतिक कारण के बाद दोस्तों इसमें था प्रशासनिक कारण। कौन सा? प्रशासनिक कारण। तीसरा था सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। चौथा था सामाजिक धार्मिक कारण के बाद में सैन्य कारण। सैन्य कारण के बाद में था नेक्स्ट से कह सकते हैं तात्कालीन कारण। यानी इतने कारणों में इसे बांट करके पढ़ेंगे। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है प्रशासनिक कारण, तीसरा है सामाजिक व धार्मिक कारण, चौथा है सैन्य कारण, पांचवा है तात्कालीन कारण। विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये राजनीतिक कारण। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे वो किस तरीके से इसे लिखेंगे। यानी कि मुझे लगता नहीं है कि आप पहली बार इसे सुनेंगे। 1857 का जो विद्रोह था इसे आप पहले भी सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो इसके पीछे के कारण क्या थे? 1857 की मैं बता दूं थोड़ा सा कि एक लड़ाई थी जो भारत के कुछ हिस्सों में फैली थी, जैसे झांसी, जैसे अवध, जैसे कानपुर, जैसे दिल्ली, जैसे मेरठ। यानी इस लड़ाई की जो चिंगारी शुरू हुई वो मेरठ से हुई। मेरठ में आपने वो कहानी पढ़ी होगी जो तत्कालीन कारण के अंतर्गत आएगी, कि जो आपने पिक्चर भी देखी होगी मंगल पांडे जो थी, कि वो जो नई राइफल में जो कारतूस था वो मुंह से छीनना पड़ता था, और उसमें ऐसी अफवाह फैली कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है जो मुंह से छीलते हैं, जिससे इन लोगों का धार्मिक जो धर्म था वो नष्ट होना, पतन होने के कगार पर था सैनिकों का। ऐसी घटना ने वो उसका तात्कालीन कारण था। अब ये देखिए तात्कालीन कारण क्या था। इस तात्कालीन का अर्थ क्या है? तात्कालीन का अर्थ ये है कि जब पूरे तरीके से भारत के लोग परेशान थे, किससे? अंग्रेजों से। भारत के लोग परेशान थे अंग्रेजों से, लेकिन उनको कोई कारण नहीं मिल रहा था, लड़ाई करने का कोई कारण नहीं मिल रहा होता। देखो होता क्या है, अपने एक उदाहरण से समझाता हूं कि दो रंजिशें होती हैं, दो परिवारों के बीच में रंजिशें होती हैं, और प्राचीन काल से, यानी पूर्व से भी, प्राचीन काल से तो क्या, पूर्व से ही चली आ रही होती हैं। अब उन दोनों में लड़ाई करने का एक बहाना मिल जाए, उसे ही कह देते हैं तात्कालीन कारण। अच्छा, राजनीतिक कारण क्या था? इसे थोड़ा सा आपने ये नोट कर लिया होगा। इसमें राजनीतिक कारण देखेंगे, देखिए आपने यदि पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इसे समझने के लिए पहली वाली वीडियोस का देखना अति आवश्यक है। तो जो राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण कुछ और नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा? एक तो है सहायक संधि, यानी सहायक संधि। मुझे बताइए सहायक संधि किसने लागू की थी भारत में व्यापक रूप से? सहायक संधि किसने? देखिए आप क्वेश्चंस को बताते रहिए, अब मैं क्वेश्चंस भी पूछा करूंगा वीडियोस के अंदर। इस वीडियोस को देखने के बाद में आप प्रैक्टिस, यानी और वीडियोस, यानी एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें आप अपने आप को परखा करिए। यानी सहायक संधि जो थी वो किसने लागू की थी भारत में व्यापक रूप से? बताइए। बेलीजली ने। किसने? बेलीजली ने लायक। बेलीजली ने इसे फैलाया बहुत तंगड़े तरीके से, भारत के राज्यों में फैला दिया, इसे बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों में फैला दिया। और फैलाने के पीछे कारण क्या था? यानी कि उसे भय था किसका? कि कहीं ये भारतीय जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं ये कहीं फ्रांसीसियों से मदद न मांग लें, ये कारण था उसका। मैंने आपको पूरे डिटेल में सहायक संधि को समझाया है। और इसके प्रेरणा, यानी सहायक संधि की जो उत्पत्ति, खोज, या कुछ और भी कह सकते हैं, वो कौन था? बताइए। डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। तो सहायक संधि के माध्यम से देशी राज्यों की स्वतंत्रता छीनी गई।
अब बताइए, मेरी कोई स्वतंत्रता छीनेगा तो मुझे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा सामने वाले पर जिसने मेरी स्वतंत्रता को छीना है। ये एक कारण था कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की स्वतः ही संप्रभुता समाप्त हो जाया करती थी। संप्रभुता का अर्थ क्या है कि संप्रभुता का अर्थ है कि वह अपने बाह्य मामले में, संप्रभुता का अर्थ तो यह है कि आंतरिक और बाह्य मामले में दोनों में वह उसे खुद निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इसके माध्यम से क्या था कि बाह्य मामले में उसे अपनी शक्ति यानी अपना निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। अब मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी तो मुझे आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? वो आक्रोश अभी नहीं फूटेगा, वो भरता जा रहा है। आक्रोश ज्वाला की आग की तरह भर रहा है भारतीय सैनिकों के अंदर। तो सहायक संधि थी। दूसरा क्या था? डलहौजी। आप समझ गए होंगे, डलहौजी लिखते ही समझ गए होंगे। डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति। क्या? हड़प नीति। बताइए, यदि मैं राजा हूं और आप राजा हैं और आपकी कोई संतान नहीं होती है, तो आपको इस डलहौजी ने गोद रखने का, कोई भी बच्चा जो होगा वो एडॉप्ट करने का अधिकार छीन लिया। आप ऐसे मुद्दे में आपके अंदर गुस्सा की जो ज्वाला है वो भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी, निश्चित रूप से भरेगी। तो यानी डलहौजी की हड़प नीति शुरुआत की थी इसने, डलहौजी ने। और अब समझिए आप इस चीज को कि 1856 में अवध को भी इसने हड़प लिया, जबकि उसके पास तो खुद की संतान थी। तो डलहौजी की हड़प नीति यानी कि ये राज्यों को हड़पता चला जा रहा था। समझने को एक एक चीज को आप समझेंगे तभी समझ में आएगी। डलहौजी राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत क्या करता जा रहा था? राज्यों को हड़पता जा रहा था। और हड़पेगा तो लोगों में आक्रोश की भावना आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो ये दो कारण इस राजनीतिक कारण में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रशासनिक कारण। कौन सा? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या था? यानी कि भारतीय और अंग्रेज दो व्यक्ति हुआ करते थे और यही दोनों शक्तियां समानांतर चल रही थी। और प्रशासनिक कारण में प्रशासनिक सेवा में भारतीय लोगों को उनके पास में एक योग्यता होने के बावजूद, प्रशासनिक सेवा की योग्यता होने के बावजूद उसे उस लायक समझा ही नहीं जाता था। यानी कि अब बताइए, ये छात्र जो आंदोलन चल रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट है और उसे सरकार समझ ही नहीं रही है। ठीक उसी प्रकार से भारत के लोगों के पास टैलेंट था, लेकिन वह प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा नहीं दे पा रहे थे। अब नहीं दे पाएंगे, उनके पास में कुशलता है तो ज्वाला की भावना फूटेगी कि नहीं फूटेगी अंदर? बोलो हां, फूटेगी, निश्चित फूटेगी। दूसरी बात, भारतीय लोगों के साथ में पक्षपात होता था, जो यानी कि उसमें भी, न्याय में भी पक्षपात होता था। न्याय में कैसे? भारतीय लोगों को, जो भारतीय लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीय लोगों का केस सुन सकते थे, उसकी जांच कर सकते थे, परख कर सकते थे, लेकिन भारतीय जो लोग थे वो योग्य होने के बावजूद भी अंग्रेजों का कोई केस नहीं लड़ सकते थे। समझना इस बात को, अंग्रेजों का कोई केस नहीं लड़ सकते थे। जबकि भारत के लोगों को न्यायाधीश योग्यता होने के बावजूद भी नहीं बनाया जाता था, उनसे पक्षपात किया जाता था और खुले मंच पर किया जाता था। अब ऐसे केस में क्या होगा? ज्वाला फूटेगी, निश्चित रूप से फूटेगी। और ज्वाला फूटने के पीछे कारण भी था। दूसरा कारण यह था कि मान लो हमने अंग्रेज को अपना केस सौंप भी दिया, तो वो उस केस को दीर्घ बना दिया करते थे, यानी लंबा खींच दिया करते थे, खर्चीला बना दिया करते थे। यानी भारतीय लोगों को एक तरीके से समझो तो भारतीय लोग परेशानी हो जाए पैसे देते देते, लेकिन उनका केस सॉल्व ही नहीं होता था।
तो एक तो ये हो गया प्रशासनिक कारण। दूसरा उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में जो बैठा मुगल साम्राज्य है, कौन? दिल्ली में बैठे मुगल राजा जो हुआ करते थे, उनको लाल किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। बोले आप लाल किला को छोड़ दीजिए। अब सोच करके देखिए कि इस आंदोलन ने जन आंदोलन कैसे ले लिया। भारत की जनता जो थी वो अपने राजा से बहुत प्रेम किया करती थी, उसे भगवान का दर्जा प्राप्त था भारत की जनता को। अब उसके राजा से, उसके वजीरे आजम से यदि देश छोड़ने की बात करेंगे, लाल किला छोड़ने की बात करेंगे, तो आक्रोश की भावना फूटेगी। बोलो हां, फूटेगी। तीसरी बात क्या थी इसमें? प्रशासनिक खत्म हो गया, और प्रशासनिक के बाद में क्या आएगा? प्रशासनिक के बाद में आएगा आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं हम, आर्थिक कारण। क्यों आर्थिक कारण पढ़े नहीं आपने? पढ़े हैं खूब, अभी मैं याद दिलवाऊंगा आपको। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां कौन कौन सी थी? क्यों पढ़ी नहीं है आपने? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में किसानों का शोषण किया गया। जमींदारी व्यवस्था में किसानों का शोषण किया गया, यानी भू राजस्व की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, चाहे रैयतवाड़ी ले लीजिए, चाहे महालवाड़ी ले लीजिए, यानी किसी भी प्रकार से डायरेक्टली, यानी और तो लोग इनडायरेक्टली लूटते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने डायरेक्टली लूटना शुरू किया। उससे जनता में आक्रोश की भावना फूटेगी, किसानों में आक्रोश की भावना। इस व्यवस्था के अंतर्गत जब बंदा 3 किलो यानी 3 बोरा अनाज उगा रहा है, तो 2 बोरा उसे अंग्रेजों को देने पड़ रहे हैं, तो मामला गंभीर बनेगा कि नहीं बनेगा? आक्रोश की भावना फूटेगी कि नहीं फूटेगी? मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं कि आक्रोश की भावना फूटेगी? ये कारण है। 1857 की क्रांति के पीछे जो शोषण वर्ग था, उसने क्रांति की शुरुआत की थी। जो शोषित वर्ग था, जिसका शोषण हो रहा था, यह शोषण नहीं था क्या किसानों का? किसानं का शोषण था। और दूसरी आर्थिक कारण, दूसरा एक कारण था इसमें, आर्थिक कारण के ही अंतर्गत लिख देंगे आप इसे। क्या वो ये था कि मान लीजिए इनके जो अंग्रेज जो थे, उनका केवल और केवल एक ही सिद्धांत था। बोलो क्या? पूछो क्या? वो था पैसे। यानी जहां उनका जो मूल्य था, जो मूल था, वो आर्थिक हित था। यानी आर्थिक हित जहां था वहां ये काम करते थे, जहां नहीं था वहां ये काम नहीं करते थे। यानी कि आर्थिक हित पर ही ये डिपेंड रहते थे। तीसरी बात, आर्थिक कारण में क्या लिख सकते हैं आप? आर्थिक कारण में लिख सकते हैं कि जो उन्होंने कृषि का औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया था। यानी कृषि में खाद्यान्न फसलों की जगह पर क्या उगाना शुरू करवा दिया था? वाणिज्यिक फसलें उगाना शुरू करवा दिया था। इससे समस्या आएगी, अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी? जब पेट में खाने के लिए नहीं होगा तो भूखे पेट क्रांति ही करी जाएगी, डमरू तो नहीं बजाया जाएगा। तो क्रांति के ये आर्थिक कारण हो सकते हैं। इसके बाद में आता है सामाजिक कारण। क्या? सामाजिक और आर्थिक कारण, सॉरी, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में आप क्या लिखेंगे? सामाजिक और धार्मिक कारण में आप क्या लिखेंगे? सामाजिक में यानी देखिए 1813 के चार्टर एक्ट आया, और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से यहां पर ईसाइयों ने का मतलब क्या? अंग्रेजों ने ईसाई मशीनरियां भेजी यहां। अब पूछेंगे आप, ये ईसाई मशीनरियां क्या होती हैं? ईसाई मशीनरियां एक ऐसी संस्थान हुआ करती थी, कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप हुआ करता था जो धर्म परिवर्तन कराया करता था। अब मान के चलिए मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, ये सिख हैं, अगर इनका जबरदस्ती आप लालच दे करके, डर भय दिखा करके आप क्या करेंगे? धर्मांतरण कराएंगे। इससे आक्रोश की भावना फूटेगी।
निश्चित रूप से फूटेगी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का यहां पर इतना बोलबाला हो गया था, वो जिसको देखो वो आर्थिक वो धर्मांतरण कराने में लगा हुआ है। अब इस बात को भारत के लोग सहन करेंगे? भारत के बुद्धिजीवी जो हैं, जो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं, वो इस बात को क्या नहीं करेंगे? इससे समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां थी, हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां थी और उनको सुधारना, यानी बुराइयां कह सकते हैं हम अपने दृष्टिकोण से, उस समय के दृष्टिकोण से नहीं कह सकते हैं। अब 1856 में आप विधवा पुनर्विवाह लेकर के आएंगे। क्या? विधवा पुनर्विवाह, यानी कि हमारे यहां जब उस जमाने में विधवाओं का पुनर्विवाह कराना क्या माना जाता था? धर्म पर आघात माना जाता था। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति तो हमारे धर्म पर आघात कर रहे हैं। इन्होंने सती प्रथा जो थी, जो चल रही थी, यानी सती प्रथा का क्या अर्थ है कि जो अंग्रेज हुआ, जो भारत के लोग हुआ करते थे, कोई महिला हुआ करती थी, उसका यार हस्बैंड यानी कि उसका पति खत्म हो जाया करता था, तो उसकी चिता के साथ में उस महिला को भी जला दिया जाता था। यह थी सती प्रथा, यह कुप्रथा थी। इसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब इसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया तो भारत के लोगों ने तो इसे नेगेटिव वे में लिया ना, बोले ये तो हमारी जो पारंपरिक नीतियां हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, उसको खत्म कर ही दे रहे हैं ये तो। इससे उनके मन में आक्रोश की भावना फूटी। और दूसरी, जो बेरोजगार लोग थे, जो विधवाएं थी, जो अनाथ बच्चे थे, उनका क्या किया इन्होंने? धर्मांतरण करना शुरू कर दिया, उनको धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये इसमें सामाजिक और धार्मिक कारण में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आएगा सैन्य कारण। क्या आएगा? सैन्य कारण। सैन्य कारण में देखिए, ये एक्ट लेकर के आए, सामान्य सेवा भर्ती। कब लेकर के आए? 1856 में लेकर के आए। कब लेकर के आए? 1856 में। यानी इसके माध्यम से किसी भी सैनिक को यह अधिकार दे दिया जाता था, खुद ही यह अधिकार दे दिया जाता था। क्या अधिकार दे दिया जाता था उनको? अधिकार नहीं, उनको क्या दिया जाता था? आदेश दिया जाता था, अधिकार नहीं, सॉरी, आदेश दिया जाता था कि आप जाइए, यानी कहीं भी विदेश की यात्रा करवा दिया करते थे। भारत के सैनिक हैं, और देखिए ब्रिटिश तो हर जगह थे, म्यांमार में भी थे ब्रिटिश, श्रीलंका में भी थे ब्रिटिश, जो थे वो इंडोनेशिया में भी थे। यानी अब मान करके चलिए कि इंडोनेशिया में सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो भारत से सैनिकों को लेंगे और जहाज में भरेंगे और उधर छोड़ आएंगे। इससे आक्रोश की भावना पैदा होगी कि नहीं होगी? होगी, निश्चित होगी। और यह भावना, जो आक्रोश की जो भावना थी, वो फूटी कब? किसका स्वरूप लेकर के फूटी? 1857 की क्रांति का स्वरूप लेकर के फूटी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सैनिक भी हैं, इसमें किसान भी हैं, इसमें मजदूर, वो मजदूर जिनका उद्योग यानी कि जो हाथ से बनाने का जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, वो उनका नाश कर दिया अंग्रेजों ने। वो मजदूर, वो सैनिक, इसमें सभी लोग भाग लेंगे और ये सैन्य आंदोलन ना होकर के एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या बात थी? बात यह थी कि 5:1, यानी 5:1 सैनिक, भारत के लोग, भारत के पांच सैनिक हुआ करते थे, जब उनमें एक अंग्रेज हुआ करता था। यानी कि आप सैनिक तो भारत के ज्यादा रखेंगे, लेकिन जो सैनिकों के अधिकारी हैं और योग्यता होने के बावजूद भी सैनिक कहां तक पहुंच पाता था? केवल सूबेदार के पद तक।
कहां तक? केवल और केवल सूबेदार के पद तक। अब आप सोचिए कि 5:1 में आप सैनिक तो भारत के ज्यादा रख रहे हैं और अपने इस्तेमाल में अपने कामों में उसे यूज कर रहे हैं, तो ये भावना कैसे 1857 की क्रांति के रूप में फूटेगी? निश्चित फूटेगी। यानी कि हमारा सैन्य कारण यहां पर हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? तत्कालीन कारण। क्या? तत्कालीन कारण। अब देखिए तत्कालीन कारण में क्या था जो मेन है। यानी अब ये देखिए कि जो पीछे वाले जो कारण थे वो मात्र और मात्र इस कारण के सहायक मान सकते हैं आप उन्हें। कैसे? समझिए इस चीज को। ये तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण का मतलब है कि वो जभी का था, यानी किसी बात पर तभी लड़ाई हुई और पहले से जो किसान, मजदूर, व्यापारी, बाकी के सभी जो थे वो जो अंग्रेजों से आक्रोशित थे, उनका सभी का गुस्सा इस कारण के समय फूट जाएगा। हुआ ये कि एक सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी, एक छावनी हुआ करती थी और उसमें एक राइफल चेंज की गई, यानी बंदूक चेंज की गई। क्या? ब्राउन बेस की जगह एक न्यू इनफील्ड राइफल आई। क्या? न्यू इनफील्ड राइफल। अब इस राइफल में क्या था? इस राइफल में जब आप कारतूस डालेंगे, इस वाली राइफल में, ये तो सादा थी, इस वाली राइफल में ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से युक्त थी। अब इसमें आप कारतूस डालेंगे तो वो कारतूस क्या था कि मुंह से छीनना पड़ता था। वो कारतूस मुंह से छीनना पड़ता था और मुंह से छीनने के दौर में ऐसी अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। क्या? गाय और सूअर की चर्बी है उसमें। इससे आक्रोश की जो भावना थी वो दुगना रूप ले चुकी थी। अब वो जो आग थी वो ज्वाला बन चुकी थी। इस प्रकार से समझिए इसे। अब जो आग थी वो ज्वाला ले चुकी, अब ज्वाला ले गई तो इसकी अंग्रेजों ने पुष्टि भी कर दी। बोले ऐसी कोई आपके यहां ये घटना फैल रही है, ये बात फैल रही है, न्यूज आई है, ऐसी कोई नहीं है। उन्होंने पुष्टि भी कर दी कि ये बिल्कुल अफवाह है, ये कोई सत्य घटना नहीं है, ऐसी कोई मतलब कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस नहीं है। अब बात थम गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब इन सैनिकों ने ज्यादा विरोध किया तो उस पर एक जांच बैठाई गई। अब जांच में निश्चित रूप से यह पाया गया कि इसमें क्या है? गाय और सूअर की चर्बी है कारतूस में। अब ये जो आग थी वो ज्वाला का रूप ले चुकी थी और वो जो पीछे वाले कारण थे जिनसे जो एक तरीके से दबे हुए बैठे थे, वो जब फूटने ही वाला था उनको भी रीजन मिल गया था। बोले अब अंग्रेजों पर फैल पड़ो। इसके बाद में हम कराएंगे आपको कल कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों को मार दिया, मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग। मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया, उड़ा दिया गोली से। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि वहां मेरठ की छावनी ने, मेरठ वाली छावनी में वहां से सैनिकों का एक टुकड़ी बेहतरीन वो चली अपने अधिकारियों पर गोली चलाते हुए और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। यह हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे और एक कहानी के रूप में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ज्यादा बनाऊंगा, तो इसीलिए धन्यवाद।